Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस. सो कमिंग टू इट्स फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या होती हैं. तो एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस हमें उस क्वांटिटी का बेसिक क्वांटिटीज के साथ रिलेशन बताते हैं. So the dimensions of a physical quantities are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. So basically हम क्या करते हैं, हम physical quantity का relation with basic quantities उसकी dimension से पता करते हैं. और ये basic quantities होती हैं mass, length and time. तो in mechanics, physical quantities can be written in terms of the dimensions of mass, length and time. mass की dimensions हैं m, length की dimensions है l और time की dimensions ली जाती हैं t. तो एक और दूसरी physical quantities की dimensions को represent किया जाता है इन तीन basic dimensions की terms में. और इससे हमें पता लगता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी इन बेस क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेट करती है. तो हमारे पास तीन बेस क्वांटिटीज हैं. मास, इसकी डायमेंशन m लिखी गई है, लेंथ जिसकी डायमेंशन l और टाइम जिसकी डायमेंशन t लिखी गई है. नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, हम किसी और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं. सो टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम की अगर हमने डायमेंशन निकालनी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो क्यूबॉइड की लेंथ को उसकी ब्रेड्थ से और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तीनों को, तो हमारे पास क्या आती है, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड. तो लेंथ बेसिकली दूरी ही माप रहे हैं तो इसकी डायमेंशन l है. ब्रेड्थ भी एक तरह से डिस्टेंस है तो वो भी l है लेंथ, और हाइट भी लेंथ है तो l. तो इसकी भी बेस क्वांटिटी l है, इसकी भी l है और इसकी l है, तो l इंटू एल इंटू एल. तो वॉल्यूम की डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आ गई L3. तो अल्टीमेटली हम वॉल्यूम की डायमेंशंस लिख सकते हैं m0 L3 T0 ब्रैकेट क्लोज. सो डायमेंशंस ब्रैकेट में लिखी जाएंगी, ब्रैकेट स्टार्ट m0 L3 T0 ब्रैकेट क्लोज. इससे हमें पता लगता है वॉल्यूम इन तीन बेस क्वांटिटीज पे किस तरह से डिपेंड करती है. तो मास पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं करती, टाइम पे वॉल्यूम नहीं डिपेंड करती, लेंथ पे डिपेंड करती है और वो भी उसकी पावर जो 3, क्योंकि तीन लेंथ है, ये देखो l इंटू एल इंटू एल, ये तीनों पे डिपेंड कर रही है, तो l की पावर 3 आ गई. तो इस तरह से हमें पता लगता है एक फिजिकल क्वांटिटी इन बेस क्वांटिटीज के साथ कैसे रिलेट है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी का. तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ है और टाइम t. तो इसके डायमेंशन l हो गए, इसका डायमेंशन t हो गए. तो l अपॉन t, t की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो l t -1. तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हो गए ब्रैकेट स्टार्ट m0 l1 t-1 ब्रैकेट क्लोज. तो ये याद रखना है, डायमेंशंस को ब्रैकेट्स में लिखना है. और हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं m0 l1 t-1. कई जगह m0 नहीं लिखा जाता क्योंकि m0 1 ही रहता है, तो कई जगह l t-1 भी लिख दिया जाता है, तो भी ठीक. तो अगर पावर ना लगाओगे तो 1 ऑब्वियस है, m0 ना लिखोगे तो भी ये 1 है, ये भी ऑब्वियस है. लेकिन अगर आप एक्यूरेटली लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखें m0 l1 t-1 ब्रैकेट. तो ये कहीं पर भी गलत नहीं हो. नाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. तो जो हमने यहाँ पर वेलोसिटी का ये चीज़ निकाली है, रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज, इसको कहा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. So the expression which shows how and which of the base quantity represent a physical quantity is known as dimensional formula. तो कैसे बेस क्वांटिटीज और किस तरह से हमारी फिजिकल क्वांटिटी को शो करती हैं, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाता है. इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l1 t-1 और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 l3 t0. तो इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन. जब इस डायमेंशनल फार्मूला को फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दिया जाता है तो जो इक्वेशन हमारे पास सामने आती है उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है. सो व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट वी ऑब्टेन इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. सो जैसा अगर वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला था m0 l3 t0,
तो जब इसको वॉल्यूम V से इक्वेट कर दिया जाएगा तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी इसको क्या बोला जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। सो डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो हमारे पास फिजिक्स में कई सारी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं और उनके डिफरेंट डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, तो हम इन चीज़ों को एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। सो हमने इधर एक टेबल शो किया है जहाँ पर हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़, डायमेंशनल फार्मूला एंड देयर एसआई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, तो इसका रिलेशन, क्योंकि ये एक बेस क्वांटिटी है, इसका रिलेशन दूसरी क्वांटिटीज़ के साथ कुछ नहीं है, और डायमेंशनल फार्मूला है इसका एल। ऐसे ही मास का एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। ये 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनके डायमेंशनल फार्मूलाज ये हैं। ज़्यादातर डायमेंशनल फार्मूलाज एम, एल और टी की फॉर्म में दिए जाते हैं। बाकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये रहे, और इनकी टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज। टेकिंग अदर फिजिकल क्वांटिटीज, एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो एंगल का डायमेंशंस नहीं होते। एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ, और ये भी लेंथ है तो एल इंटू एल, तो L2, तो M0 L2 T0 एरिया का डायमेंशन। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो अभी हमने निकाला M0 L3 T0। वैसे ही फ्रिक्वेंसी जो होती है 1 टाइम पीरियड होती है, तो टाइम पीरियड का मतलब टाइम, तो टाइम का इन्वर्स हो गया, तो M0 L0 T माइनस। स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वॉल्यूम L3 मास M नीचे आ गया तो ऊपर आ गया M-1 हो गया, तो M-1 L3 T0। तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। तो इसी तरह से और कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज इधर टेबल में दिए गए हैं। तो जो बच्चों को नोट्स ले गए हैं उनके नोट्स में हमारे पास ये टेबल है, और जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वो अपने नोट्स कलेक्ट करें ताकि ये सारा जो टेबल है ये आप स्टडी कर सकें। तो इसको एक बार आपने कंसीडर कर लेना है और ये सारी क्वांटिटीज़ को आपने पढ़ लेना है। धीरे धीरे ये सारी क्वांटिटीज़ आप आज +1 के सिलेबस में पढ़ेंगे, कई क्वांटिटीज़ आप +2 के सिलेबस में पढ़ेंगे, तो सभी क्वांटिटीज़ को अच्छे से आपको जब समझ आ जाएगी तो उसके डायमेंशनल फार्मूलाज भी आपको निकालने आसान हो जाएंगे। फॉर द टाइमिंग आप इन सबको स्टडी कीजिए, और जो फेमिलियर क्वांटिटीज़ हैं लाइक फोर्स, टेंशन, इम्पल्स, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, पावर, तो इनके तो आप डायमेंशनल फार्मूला आराम से याद भी रख सकते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायमेंशनल फार्मूलाज भी हैं। तो देर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एनलिस्टेड ओवर हेयर। तो कई सारी क्वांटिटीज़ हैं, उनके कई फार्मूलाज हैं, तो आप एक बार इनके गो थ्रू हो जाना चाहिए आपको, जिससे आपको इनके डायमेंशंस की समझ आ जाए। तो +1 के बिहाफ पे जितना भी हमारा सिलेबस है +1 का, और जो सी क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं पेपर में, उनके डायमेंशंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनके दूसरों के नहीं पूछे जाते, जो +2 में यूज़ करेंगे उनके भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस वही हैं जो आप +1 में क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनके डायमेंशंस तो आपको प्रॉपर आने चाहिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूलाज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़ कैन ईजिली बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास डायमेंशंस होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो उनकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन उनके पास डायमेंशंस हैं। तो दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशंस। एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है, और वो वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद डायमेंशन है सेम एज दैट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। एक और एग्जांपल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है हमारे पास। तो कैपिटल G, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है 6.673 × 10⁻11, लेकिन इसके पास डायमेंशंस हैं, इट हैज़ सर्टेन डायमेंशंस। तो इस टेबल में देखेंगे हम, इस टेबल में ये यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा हमारे पास, ये रहा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हैं M-1 L3 T-2, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है और इसके बाद डायमेंशन है, तो ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी। डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस है और जिनकी वैल्यू वेरी करती है। तो डे टू डे लाइफ में ये क्वांटिटीज हम ज़्यादातर देखते हैं।
लाइक एरिया ऑफ आवर हाउस, तो हमारे घर का एरिया, तो हर एक बंदे के घर का एरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसकी एरिया की डायमेंशन सेम रहेंगी, वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई, वॉल्यूम की वैल्यू हो गई, तो ये सारी वैल्यू वेरी हो सकती हैं, लेकिन इनके डायमेंशंस सेम रहेंगे। तो इनके पास डायमेंशंस हैं और इनकी वैल्यू वेरी करती है। तो दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पोजेस डायमेंशंस लाइक एरिया, वॉल्यूम। तो ये डायमेंशंस हैं इनके पास और इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, तो ऐसे ही क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस नहीं है और जिनकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। सो एग्जांपल्स आर, these are the quantities whose values are constant but they do not possess dimensions। तो वैल्यू कांस्टेंट है और डायमेंशन नहीं है। एग्जांपल्स आर ऑल नंबर्स, तो सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, तो सारे जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज कांस्टेंट है और इनके पास डायमेंशंस नहीं है। मैथमेटिकल कांस्टेंट्स लाइक पाई, तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट्स के पास भी डायमेंशंस नहीं है और इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स है। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, तो अगला है डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस नहीं है और उनकी वैल्यू वेरी करती है। तो दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। तो डायमेंशंस है नहीं लेकिन वैल्यू वेरी करती है। एग्जांपल है एंगल, स्ट्रेन। तो हमने जब टेबल अभी कंसीडर किया तो सबसे पहले आपको दिखाया था मैंने, एंगल जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमने ये देखा था यहाँ पर कि जो हमारे पास एंगल जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन एंगल की वैल्यू बदलती रहती है, कोई दो लाइन्स के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो अल्टीमेटली एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और वेरिएबल है, तो डायमेंशनलेस वेरिएबल है। ऐसे ही स्ट्रेन, तो ये रहा स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है बेटा चेंज इन डायमेंशन ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन, ये आप आगे चल के पढ़ोगे आपके 7th यूनिट में। तो और पहले भी शायद आपने देखा होगा, तो स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो डायमेंशन एल और इसके एल, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो एल एल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन इसकी वैल्यू बदल सकती है, तो स्ट्रेन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है लेकिन इसके बाद डायमेंशन नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो इस तरह से हम 4 कैटेगरीज में हमारे पास ये डायमेंशन फार्मूलाज को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशनल एनालिसिस, तो हमारे पास इसका क्या यूज है। तो हम इसको डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर कर सकते हैं इसकी हेल्प से, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला और डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। तो डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं या किसी भी फार्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। तो हम इसका पहला यूज डिटेल में डिस्कस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी वैल्यू को, तो हमारे पास ये बेसिक बात ये होती है कि अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू फिजिकली वो मैग्नीट्यूड उसका चेंज नहीं होता। टेकिंग एन एग्जांपल, आपको 1 किलोमीटर लंबी कोई चीज़ दे दी गई, अब 1 किलोमीटर उसकी लेंथ है, तो 1 किलोमीटर को अगर आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करोगे, मतलब मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 1 किलोमीटर को आप लिखोगे 1000 मीटर के। तो लेंथ किलोमीटर भी यूनिट में होती है और मीटर में भी होती है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में गए तो 1 किलोमीटर को जब आप अपने मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर लिख दिया, लेकिन क्या जो वो 1 किलोमीटर लेंथ थी क्या वो बदल गई? एक्चुअल में मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहा, एक्चुअल में 1 किलोमीटर लेंथ तो उतनी है, आपने सिर्फ उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। जब आपने सिस्टम ऑफ यूनिट बदला, किलोमीटर से मीटर में गए आप, तो वो 1 की जगह 1000 हो गया। तो जब किलोमीटर की जगह मीटर लिखा तो 1 की जगह 1000 लिख दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। सो दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम वट एवर बी द सिस्टम ऑफ इट्स मेजरमेंट। तो अगर Q वैल्यू अगर मेजर की जा रही है तो वो अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट U1 में मेजर की जाती है और उसका N1 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो इक्वल है N2 इंटू U2, जहाँ पर U1 U2 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है क्वांटिटी Q के, और N1 N2 आर देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 किलोमीटर है तो U2 अगर मीटर है तो N2 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। सो अगर U1 U2 ये यूनिट्स जो हैं एक ही फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं तो डायमेंशंस इस फिजिकल क्वांटिटी के ही रहेंगे। तो U1 U2 दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, लेकिन अगर एक ही है, जैसे अगर ये लेंथ के ही है तो उसके डायमेंशंस लेंथ के रहेंगे L, और अगर ये फोर्स है, सपोज करो
एक सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो, तो न्यूटन से डाइन में ले जाओ किसी वैल्यू को, या एनर्जी को अगर आप माप रहे हो तो जूल से अर्ग में ले जाओ, तो माप तो दोनों तरफ एनर्जी रहे हो, तो अल्टीमेटली डायमेंशंस तो एनर्जी के ही हैं दोनों तरफ, तो डायमेंशन सेम रहेंगे। इफ u1 एंड u2 बिलोंग टू यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी देन दे मस्ट पोजेस सेम डायमेंशन, तो डायमेंशन सेम रहेंगे और डायमेंशन होंगे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो ये जो a b c है, ये a b c की वैल्यूज डिपेंड करेगी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स आप चेंज कर रहे हो। जैसे कि अगर आप लेंथ के कर रहे हो तो b 1 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। अगर आप फोर्स कर रहे हो तो फोर्स में आपका क्या है, m1 l1 t माइनस 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप वर्क कर रहे हो या एनर्जी कर रहे हो, वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन रखती हैं, तो आपके वहाँ पे वर्क और एनर्जी के डायमेंशन यूज करोगे, तो ए बी सी की वैल्यू सेम रहेगी। u1 जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो पहले इस सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन लिखी जाएंगी m1a l1b t1c। वहीं पे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में डायमेंशन लिखी जाएंगी m2a l2b t2c। तो ये m1 l1 t1 और m2 l2 t2 क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में मास किसी यूनिट में मेजर किया जाता होगा, लेंथ किसी और में, टाइम किसी और में। वहीं पे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में शायद उनके अलग अलग यूनिट्स होंगे। सपोज आप u1 जो है वो mks सिस्टम लेते हो और u2 cgs, तो mks सिस्टम में मास जो है वो kg में मेजर किया जाता है, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में। वहीं पे अगर cgs दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट है cgs, तो मास वहाँ पे ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो इधर m जो यूनिट्स आएंगे वो सेंटीमीटर में, सॉरी ग्राम में, इधर सेंटीमीटर में, उधर सेकेंड। सो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो अगर आपने यहाँ पे n2 निकालना है तो आपको पता है एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में किस में कन्वर्ट करना है, और एक सिस्टम में आपको वैल्यू दे दी तो दूसरे में कितनी आएगी। तो n1 u1 n2 u2, तो n2 निकालना है तो u2 को उधर ले जाओगे, तो n2 इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय u1 बाई u2। तो m1a l1b t1c अपॉन m2a l2b t2c, तो m1 बाई m2 की पावर a, l2 बाई l1 बाई l2 की पावर b और t1 बाई 2 की पावर c मल्टीप्लाई बाय m। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो सपोज करो हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में। तो 1 न्यूटन को अगर हम डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये किसके यूनिट है। सबसे पहले वो फिजिकल क्वांटिटी देखो जो इन यूनिट्स में मेजर की जाती है। तो न्यूटन हमें पता है फोर्स का यूनिट है, तो हमें पता है कि न्यूटन जो है हम MKS सिस्टम में यूज़ करते हैं फोर्स का, और डाइन जो है वो यूनिट है फोर्स का इन CGS सिस्टम। तो 1 न्यूटन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन MKS सिस्टम एंड डाइन इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स ऑन CGS सिस्टम। इसका मतलब MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स के डायमेंशन हम लिख लेंगे, और फोर्स के डायमेंशन है m1 l1 t-2। तो डायमेंशन तो सेम रहेंगे, यूनिट से बदल गए। तो हमने किसको कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, डाइन में कन्वर्ट करना है, और कितने हमें नहीं पता। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इसका मतलब n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 किसके इक्वल हो जाएगा, n1 इज इंटू u1 बाई u2। तो ये n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। तो यहाँ पर हमारे पास हम लिख लेते हैं n1 1 है, n2 निकालना है, u1 MKS सिस्टम है, u2 CGS है। तो MKS में m1 क्या होगा, 1 kg, तो मास kg में, l1 जो है लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड, और वहीं पे CGS में मास जो है वो 1 ग्राम में मापा जाता है, l2 1 सेंटीमीटर और t2 1 सेकेंड। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है n2 निकालने का, हम इसमें पुट करते हैं, n1 जो है वो हमारा 1 हो गया इंटू m1 बाई m2। तो m1 जो है वो है 1 kg बाई 1 ग्राम रेज टू पावर a जो 1 है। तो l1 जो है 1 मीटर, l2 जो है 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर b जो 1 है, और t1 बाई t2, t1 1 सेकेंड, t2 1 सेकेंड रेज टू पावर c जो यहाँ पे -2 है, क्योंकि यहाँ पर a b c a1 b1 और t c -2। तो ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो यहाँ पर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट गया, 1 kg और 1 ग्राम में 1 kg को लिखा जा सकता है 1000 ग्राम, क्योंकि बेसिक क्वांटिटीज़ के कन्वर्जन हमें पता है। तो 1 ग्राम को 10⁻³ 1 kg को 10⁻³ ग्राम लिखा जा सकता है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो हमने ये लिख दिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो 10⁻³ की पावर 1 दैट इज 10⁻³, 10⁻² की पावर 1 दैट इज 10⁻²। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻² विच कम्स आउट टू इक्वल टू 10⁻⁵।
तो N2 की वैल्यू आ गई 10⁵। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, N1 इंटू U1 इज इक्वल N2 इंटू U2, इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 इंटू डाइन, और N2 की वैल्यू आ गई 10⁵, दैट मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन को हमने कन्वर्ट कर दिया डाइन में और इसकी वैल्यू आई 10⁵ डाइन। तो हमने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट किया फोर्स के यूनिट्स को। तो दिस इज हाउ डायमेंशनल इक्वेशंस और डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के लेक्चर के लिए इतने टॉपिक्स बहुत हैं। होपफुली आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हमने डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर शुरू किया है। इसमें हमने डायमेंशंस देखे कि डायमेंशंस हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये ज़्यादातर ML और T की टर्म में होता है। तो वैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ऐड की गई तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में डायमेंशंस को हम लिख सकते हैं। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेकिन ज़्यादातर जो है, जो हम अभी हमारे जो सिलेबस से रिलेटेड है, वो ज़्यादातर ML और T की टर्म्स में ही फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इन डायमेंशनल इक्वेशंस या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ क्या है। तो हम इसको 3 वे में यूज़ कर सकते हैं। हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, या एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। और पहला कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर हमने डिटेल में डिस्कस किया, और हमने देखा कि कैसे हम 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में मापा जाता है और डाइन CGS में। तो इसका मतलब हमने फोर्स के MKS सिस्टम ऑफ यूनिट से CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 1 न्यूटन इक्वल टू आया हमारे पास 10⁵ डाइन। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसी तरह से वर्क या एनर्जी के यूनिट को कन्वर्ट करो। तो एनर्जी के यूनिट को आप कन्वर्ट कर दो, आप 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग्स, आप इसको बताओ। एनर्जी के यूनिट है हमारे पास जूल और अर्ग, तो 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है। आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आप ये कन्वर्ट करो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to our channel. Thank you very much.